हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों का दोबारा से आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स बिहाइंड द फॉर्मूला पे स्वागत करता हूं। और आप सभी बच्चों को पता ही होगा कि हमने क्लास 11th के लिए फिजिक्स की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें कि आज का हमारा थर्ड लेक्चर रहेगा। और हम इसमें आज कवर करेंगे डायमेंशन फॉर्मूला और डायमेंशन फॉर्मूला की यूजेस, उसकी एप्लीकेशंस की कैसे हम डायमेंशंस को यूज करते हैं। साथ ही हम बिल्कुल थोड़ा सा सिंपल मैथमेटिक्स को यूज करते हुए इस फुल डायमेंशंस को सीखेंगे, समझेंगे और अप्लाई करेंगे। और आप सभी बच्चे आपके एग्जाम में 1 और 2 एक्स्ट्रा मार्क्स इजीली ले आओगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक डायमेंशंस को, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, सीखेंगे और देन अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल्स पर। और देखोगे कि न्यूमेरिकल्स कितने ज्यादा इजी है इसके। तो चलिए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को भी पढ़ने से पहले हम क्या स्टडी करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। तो फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज जिसको आप इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर पाओ, ऐसी क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। मान लीजिए एग्जाम टाइम पे हमारे माइंड पे कितना ज्यादा स्ट्रेस होता है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं है निकालने के लिए, इसको मेजर करने के लिए। साथ ही हमारी क्या फीलिंग है उसको मेजर करने के लिए भी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो ये सब चीजें हमारी फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। तो समझे आप सभी। तो जैसे कि हमारी हुई लेंथ, टाइम, मास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, करंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सभी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको हम इंस्ट्रूमेंट से फाइंड आउट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ओके, अब इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल। क्या बोलते हैं इनको हम? फंडामेंटल। फंडामेंटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होते हैं, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज। अब इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज का क्या मतलब हुआ? ऐसी क्वांटिटी जिसको हम किसी दूसरी क्वांटिटी। तो फंडामेंटल का क्या मतलब हुआ? फंडामेंटल का मतलब हुआ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी कि जिसको हम किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से मेजर नहीं कर सकते। मान लीजिए आप लेंथ को मेजर करने के लिए एक मेजरिंग टेप का यूज करते हो, साथ में टाइम को मेजर करने के लिए आप किसका यूज करोगे? क्लॉक का यूज करोगे। ऐसे ही मास को मेजर करने के लिए आप वेइंग मशीन का या फिर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वेट का यूज करोगे। ऐसे ही टेम्परेचर के लिए आप क्या करोगे? थर्मोमीटर का यूज करते हो। लेकिन क्या अगर मैं थर्मोमीटर यूज करूं और उसकी लेंथ बता दूंगा? नहीं पॉसिबल। हमें लेंथ बताने के लिए मेजरिंग टेप का ही यूज करना पड़ेगा। क्या ऐसा हो कि मैं लेंथ निकाल दूं और उसको जाने में कहीं पे कितना टाइम लगे और ये बता दूं? नहीं बता पाओगे। या फिर लेंथ मेजर करने से मैं उसका टेम्परेचर बता दूं? नहीं बता पाऊंगा। इसका मतलब ये 7 क्वांटिटीज को फाइंड आउट करने के लिए हम इनके जो एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स है उसी से मेजर कर पाएंगे। किसी दूसरी क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर नहीं कर सकते। इसीलिए ये सारे के सारे कैसे होते हैं? फंडामेंटल इंडिपेंडेंट, यानी खुद ब खुद एग्जिस्ट करते हैं, खुद की इनकी एक इंस्ट्रूमेंट है। अब ध्यान दीजिए, ये हमने सीख लिया, काफी ज्यादा इजी था। अब देखते हैं हम ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, मान लीजिए हमारे पास क्या है? वेलोसिटी है। गाड़ी हमारी क्या कर रही है? मूव कर रही है, उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी? वेलोसिटी होगी। ऐसे ही हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है इस पर, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करें? प्रेशर अप्लाई करें। क्या इनको हम, जैसे कि वेलोसिटी हुई, वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए अगर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होगा भी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम इनमें से किसी एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करें और वेलोसिटी फाइंड आउट कर ले अपनी लैब के अंदर? क्या फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम किसी फिजिकल जो हमारे क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है उसका यूज करें और फोर्स को फाइंड आउट कर ले? क्या ऐसा पॉसिबल है कि प्रेशर निकालने के लिए मैं यहां पर इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का यूज करूं और क्या निकाल दूं? प्रेशर निकाल दूं। बिल्कुल कर सकते हैं हम, ठीक है। जैसे वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं लेंथ और टाइम को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट लूं तो मैं वेलोसिटी की वैल्यू बता पाऊंगा। ऐसे ही फोर्स की वैल्यू बताने के लिए मैं लेंथ और देन टाइम
और मास को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का यूज करके फोर्स की वैल्यू बता पाऊंगा। ऐसे ही प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लेंथ, टाइम और मास का यूज करके बता पाएंगे। कहने का मतलब वेलोसिटी हुई, फोर्स हुआ या प्रेशर या इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज से दूसरी कोई भी क्वांटिटीज हुई तो उसको हम इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। बात समझे? तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज, यानी कि ये हमारी किसी ना किसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलके बनती है। बात समझे बच्चों आप सभी? तो इसीलिए ये वेलोसिटी हुई, फोर्स हुआ, प्रेशर हुआ, ये डिपेंड करती है किस पर, हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने वेलोसिटी निकालने के लिए लेंथ को कितनी बार मेजर किया, टाइम को कितनी बार मेजर किया, ऐसे ही फोर्स निकालने के लिए लेंथ को हमने कितनी बार मेजर किया और टाइम को मैंने कितनी बार मेजर किया और साथ में मास को मैंने कितनी बार मेजर किया। ये सभी चीजें क्या है आपके पास, डायमेंशंस। मतलब फोर्स को जब हम निकालते हैं तो लेंथ को हम एक बार मेजर करते हैं, मास को हम एक बार मेजर करते हैं, टाइम को हम 2 टाइम्स यूज करते हैं, यानी कि टाइम को 2 बार यूज करोगे तो टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, जो उसकी पावर है यहाँ पर 2, यानी टाइम का हमने 2 बार ही मेजरमेंट ली है। तो इसीलिए जो भी पावर आएगी हमारे पास कि हमने किसी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का यूज किया है और कितनी बार यूज किया है, वो आपके पास क्या आ जाती है, डायमेंशंस आ जाती है। आई होप आप सभी बच्चों को ये सब क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि डायमेंशंस निकालते क्यों हैं, क्या जरूरत है निकालने की। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले अभी किया हमने कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज, ओके, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज कितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर बनती है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम डायमेंशंस का यूज करते हैं। साथ ही हम समझेंगे कि इस वेलोसिटी का क्या नेचर है, इस फोर्स का क्या नेचर है, इस प्रेशर का क्या नेचर है, ठीक है। उसको समझने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, डायमेंशंस का यूज करते हैं। फिर हम वेलोसिटी है हमारे पास, वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करना है। क्या ड्राइव करना हमको, फॉर्मूला, यानी कि फॉर्मूला निकालने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, डायमेंशंस का। ऐसे ही फोर्स का क्या फॉर्मूला हो सकता है, किसका यूज करते हैं हम, डायमेंशंस का। उसके बाद अगर हमने कोई फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया तो वो फॉर्मूला सही है या फिर गलत है, उसको चेक करने के लिए भी किसका यूज करेंगे हम, डायमेंशंस का। अब लास्ट में क्या है हमारे पास, तो किसी भी यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहां पर भी हम किसका यूज करते हैं, डायमेंशंस का यूज करते हैं। तो आज के जो हमारे टॉपिक रहेंगे वो क्या रहेंगे, डायमेंशंस क्या होती है, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, समझेंगे, और साथ में क्या फॉर्मूला क्या होता है और इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम। और लास्ट में हमारे पास रहेगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए। किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल आए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए, ये जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए बच्चों अब हम आगे डायमेंशंस के बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए बच्चों, डायमेंशन की हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। डायमेंशन के लिए क्या लिखेंगे, हाउ मेनी टाइम्स और टू व्हाट पावर ईच फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर अपीयर्स। मतलब इसमें देखो फोर्स है, तो फोर्स के लिए अगर हम देखते हैं डायमेंशंस लिखते हैं तो मास की पावर कितनी यहाँ पर 1 और लेंथ की पावर कितनी यहाँ पर 1, ऐसे ही टाइम की पावर कितनी यहाँ पर -2। तो यही जो पावर्स है -2 ऑफ टाइम, 1 फॉर द लेंथ एंड 1 फॉर द मास, ये पावर्स क्या हो जाएगी हमारे पास, डायमेंशन। साथ में अभी हमने देखा कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है तो इनके लिए खुद की इनकी डायमेंशंस होती है। एल लिखते हैं, टाइम के लिए हम कैपिटल टी, मास के लिए कैपिटल एम लिखेंगे, और यहाँ पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए क्या लिख देंगे, मोल, या फिर कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही टेम्परेचर के लिए हम थीटा का यूज करते हैं। देन करंट के लिए हम एम्पियर होती है इसकी ऐसा यूनिट, और जो डायमेंशंस लिखते हैं ब्रैकेट्स में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, यहाँ पर आ जाएगा ए, या फिर हम आई का भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैपिटल जे का यूज करते हैं डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब देखिए डायमेंशन
डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एक्सप्रेसिंग, यानी एक एक्सप्रेशन है ये। क्या एक्सप्रेशन? किस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए? डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। देन डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो जाएगी? अब हम फोर्स को भी डायमेंशंस की तरह लिखेंगे और इक्वलिटी का साइन लगा देंगे, तो ये क्या बन जाती है हमारे पास? इक्वेशन बन जाती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम देखेंगे। चलिए बच्चों, अब हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के लिए, जिसमें कि ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज भी मिल सकती है आपको, फंडामेंटल भी मिल सकती है, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखेंगे। लेकिन इस चीज के लिए आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखते हैं, लेंथ के लिए आप क्या लिखते हो? L1। ओके, एरिया को क्या लिख दोगे? लेंथ कितनी बार है यहाँ पर? 1 और 2, 2 टाइम्स लेंथ है यहाँ पर, L2 लिख दोगे। देन लेंथ वॉल्यूम में क्या रहेगी? लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तीनों क्या रहती है हमारे पास? लेंथ, ये L क्यूब हो जाएगा, L पावर 3। देन डेंसिटी को क्या लिखते हैं? मास बाय वॉल्यूम। मास के लिए आप क्या लिखोगे? मास के लिए लिख देते हो m1, और वॉल्यूम के लिए क्या लिख दोगे? L क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारे पास m1 L क्यूब। देन उसके बाद स्पीड के लिए या वेलोसिटी के लिए लेंथ अपॉन टाइम क्या लिखते हो आप इसके लिए? L बाय कैपिटल T। तो ये हो जाएगा हमारे पास L1 T माइनस 1, पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। उसके बाद एक्सेलरेशन V बाई T, V क्या हमारे पास? L1 T माइनस 1 डिवाइड बाई क्या कर देंगे बच्चों? T कर देंगे, तो ये ऊपर जाएगा तो पावर फिर से ऐड हो जाएगी इसमें, L1 T माइनस 2 हो जाएगा। देन उसके बाद लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा हमारे पास? तो मास के लिए क्या लिखोगे यहाँ पर? m1, v के लिए क्या लिखोगे? L1 और T माइनस 1 लिख दोगे आप सभी। उसके बाद क्या है? फोर्स के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। तो मास के लिए क्या लिखोगे? m1, और a के लिए क्या लिखते हो बच्चों आप? 1, यानी L1 और T पावर माइनस 2 लिख दोगे आप। देन उसके बाद इंपल्स का फॉर्मूला फोर्स इंटू टाइम रहेगा। तो फोर्स के लिए क्या लिखते हो? m1 L1, और यहां से T और पावर 1। तो यहां से एक पावर पॉजिटिव में और एक क्या है नेगेटिव में, तो एक कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा? 1 बचेगा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? प्रेशर के लिए जो फोर्स अपॉन में एरिया होता है, तो फोर्स का हमारे पास क्या है? m1 L1 देन T माइनस 1। साथ में एरिया के लिए हम क्या लिखते हैं? L स्क्वायर। तो पावर यहां से कट हो जाएगी, एक पावर बचेगी, एक पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। ये कितना रहेगा हमारे पास? m1 L माइनस 1 T माइनस 1 रहेगा, सॉरी T माइनस 2, T माइनस 2 है यहाँ पर। ओके, ऐसे ही फिर हम किसके लिए देखते हैं? वर्क के लिए या फिर एनर्जी, दोनों के लिए क्या रहते हैं हमारे सेम। तो ये क्या रहता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस से फोर्स का क्या रहता है हमारे पास बच्चों? अभी आपने किया होगा, m1 L1 T माइनस 2 रहेगा। साथ में s का यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ है ये, तो आप एक लेंथ और लिखोगे तो 1 लेंथ और 1 और 1 2 हो जाएगा यहाँ से। तो L की पावर कितनी आ जाएगी? यहाँ पर 2 आ जाएगी बच्चों। उसके बाद आप क्या लिखोगे? पावर के लिए वर्क का फॉर्मूला ये हमारे पास कितना है? m1 L2 T माइनस 2 डिवाइड बाय टाइम के लिए आप क्या लिखते हो? कैपिटल T पावर 1। इसको ऊपर लेके जाओगे तो नेगेटिव में होकर के ये ऐड हो जाएगी। तो आप क्या लिखोगे इसमें? m1 L2 T माइनस 3 हो जाएगा ये। ओके बच्चों, उसके बाद क्या हो जाएगा? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, कौन सा? एंगल या फिर एंगुलर पोजीशन भी बोलते हैं। एंगल किसके इक्वल होता है हमारे पास? आर्क अपॉन रेडियस। आप सभी ने ये फॉर्मूला 10th में देखा होगा। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे? आर्क क्या हमारे पास? एक लेंथ है, तो लेंथ, और रेडियस भी क्या हमारे पास? लेंथ है ये। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 से 1 कट जाएगी, पावर कितना बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। और जिसकी पावर कितनी रहेगी? 0। अगर पावर कितनी रहती है? 0, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? 1, यानी कि डायमेंशन लेस। तो हमारा जो एंगुलर पोजीशन है वो क्या रहेगी? डायमेंशन लेस। यानी कई बार ऐसी फिजिकल क्वांटिटी आ जाती है जिसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। देन उसके बाद हम क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी 1/t को लिख देंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हम नेगेटिव में इसकी पावर लिख सकते हैं, T पावर माइनस 1। उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी, अभी हमने देखा कि एंगुलर पोजीशन या फिर थीटा के लिए कुछ भी डायमेंशन नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ टाइम के लिए बचेगी, तो 1/t रहेगा। और इसको आप ऊपर लिखोगे तो कितना आ जाएगा? पावर माइनस 1 हो जाएगी। देन उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए लिखोगे आप एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम रहेगा। ये क्या रहता है हमारे पास? तो
टी पावर -1, देन अगेन यहाँ से टी पावर 1 ये ऊपर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो आप क्या लिखोगे इसको टी पावर -2 लिख दोगे, आप इसको क्या लिख दोगे -2। देन उसके बाद करंट के लिए आप सी फोर क्या लिखते हो एम्पियर यानी ए लिख देते हो आप। फिर चार्ज, करंट का फॉर्मूला क्या होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज यहां से कितना हो जाएगा टी को ऊपर लेके जाओगे चार्ज इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाई टाइम, तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो फॉर्मूला कितना रहेगा करंट के लिए क्या होता है एम्पियर, A1 टाइम के लिए क्या रहता है T1 हो जाएगा। ओके बच्चों, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो ये क्या रहता है वर्क अपॉन में चार्ज, तो वर्क के लिए हमारे पास फॉर्मूला अभी हमने किया था M1 L2 T-2 रहेगा, और चार्ज के लिए क्या रहेगा यहाँ पर A1 और T1। जब आप क्या करोगे इसको T को ऊपर लेके जाओगे तो माइनस में पावर ऐड हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर -3, और पावर A को लेके जाओगे आप ऊपर तो पावर क्या हो जाएगी -1। उसके बाद हमारा रेजिस्टेंस के कहां से आइए ओम्स लॉ, आपने 10th में किया होगा ओम्स लॉ, क्या रहता है V = IR, तो यहां से हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं, V का फॉर्मूला पता हमें, V का फॉर्मूला पता है और किसका फॉर्मूला पता हमको I का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, तो R किसके इक्वल हो जाएगा R हो जाएगा हमारे पास V/I, तो V के लिए हमारे पास डायमेंशन रहेगी M1 L2 T-3 A-1, देन I के लिए क्या रहते हैं हमारे पास A1 और T1, इसको आप ऊपर लेके जाओगे फिर से पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ओके बच्चों, उसके बाद आप क्या निकालना चाहो कंडक्टेंस की, तो ये क्या हो जाएगा इसका अपोजिट मींस M-1 L-2 T+4 और A+2 हो जाएगा यहाँ से। तो नेक्स्ट हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस आएगी। नेक्स्ट हमारे पास ये जो दो फिजिकल क्वांटिटीज है इनके डायमेंशनल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं उसमें ये जरूर पूछा जाता है, या तो H हुआ जिसको हम क्या बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, या फिर क्या हमें बस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये हर बार आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। तो इनकी डायमेंशन हमें याद होना पता होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको कैसे लिखोगे आप, H के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर H इक्वल्स टू, हम मी को नीचे लेकर के आएंगे, E क्या हमारे पास एनर्जी, मी क्या हमारे पास फ्रीक्वेंसी, तो अभी हमने की थी एनर्जी और वर्क डन के लिए जो डायमेंशन आई थी वो कितनी आई थी हमारे पास M1 L2 T-2 रहेगी, और फ्रीक्वेंसी के लिए क्या रहते हैं हमारे पास -1, देन इसको कट कर देंगे हम, यहां से कट हुई तो कितनी बची यहाँ पर -1 बचा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी इसकी डायमेंशन आ जाएगी। ऐसे ही ग्रेविटेशन कांस्टेंट की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये क्या हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, इसमें F क्या फोर्स, M1 M2 क्या हमारे पास मासेस है, वेयर R क्या हमारे पास डिस्टेंस रहेगी। तो आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो यहाँ पर G किसके इक्वल आ जाएगा, इसको आप ऊपर लेकर जाओगे तो फोर्स इनटू R स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में मास स्क्वायर हो जाएगा। तो फोर्स के लिए आप क्या लिखते हो डायमेंशंस, फोर्स की डायमेंशन हो जाती है हमारे पास M1 L1 T-2 रहेगी, और R के हमारे पास डिस्टेंस है तो इसके लिए L2 लिख देंगे हम। वैसे ही जो मास है उसके लिए हम क्या लिखते हैं M2 लिख देंगे यहाँ से। देन जो पावर कटेगी उसको हम कट कर देंगे, तो यहाँ से कटते हैं यहाँ पर, तो G की जो डायमेंशन आ जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास M रहेगा 1, ऊपर जाकर के -1 हो जाएगा ये, देन ये कितना हो जाएगा क्यूब हो जाएगा यहाँ पर L क्यूब, और ये कितना हो जाएगा T पावर -2 रहेगा। तो ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, हर बार आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। ओके, यहाँ पर नेगेटिव साइन कैसे आएगा, यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि पावर ऊपर जाएगी तो पावर नेगेटिव हो जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, मान लीजिए कि आपके पास क्या लेंथ L है, तो इस ये हमारे पास मान लेते हैं 2 मीटर है, तो उसको हम कितने लिख सकते हैं 200 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लेंथ तो हमारे पास क्या रहेगी सेम ही रहेगी, बस चेंज क्या यहाँ पर यूनिट चेंज हो चुकी है। यहाँ पर पहले कितनी यहाँ पे मीटर था, अब कितनी यूनिट हो गई हमारे पास सेंटीमीटर हो गई। ये कौन सा सिस्टम होता है, ये होता है हमारे पास SI सिस्टम, और ये क्या रहता है हमारे पास CGS सिस्टम। तो साथ के साथ जो इसका मैग्नीट्यूड था, जो क्या था इसका मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड भी क्या हो गया यहाँ पर चेंज हो गया। यहाँ पर कितना मैग्नीट्यूड 2 मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास 200 मैग्नीट्यूड हो चुका है यहाँ पर। तो आप कैसे लिख सकते हो उसको,
तो कोई भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन तो चेंज नहीं होगी, यानी कि लेंथ को हम लेंथ में ही लिखेंगे। ऐसे नहीं कि हमने अगर सिस्टम की क्या चेंज कर दी, यूनिट चेंज कर दी, तो ये लेंथ से कुछ टाइम बन जाएगा, लेंथ से कुछ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो हम लेंथ को लेंथ ही लिखेंगे, तो डायमेंशन तो हमारे पास क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन किसकी है, लेंथ की डायमेंशन है। तो मास के लिए हम कितना पुट करेंगे, 0 पुट कर देंगे। लेंथ के लिए L1 पुट कर देंगे और टाइम के लिए कितना पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या चीज है, ये हुआ यहाँ पर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो इसका मैग्नीट्यूड है इसको हम लिख देंगे N1, ओके। और यूनिट के लिए हम क्या लिख देंगे, U1 इक्वल्स टू, इसके लिए हम क्या लिखेंगे N2, और जो यहाँ पे यूनिट आई है इसको क्या लिख देंगे हम U2। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, X इक्वल्स टू N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। बात समझे आप सभी। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, लेकिन उसमें चेंज क्या हो रहा है, यूनिट चेंज हो रहा है। तो अब इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, इसके लिए हम N1 ही पुट करेंगे, और जो ये यूनिट है U1, तो ये इसमें किसी ना किसी फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी से ही मिलकर बनी होगी। तो मान लीजिए ये हमारे पास M1 हो जाएगा इसका, और क्या हो जाएगा फिर L1, और उसके बाद T1 हो जाएगा। ये समझे आप, ये इसकी कुछ ना कुछ पावर रहेगी, पावर A, पावर B और पावर C रहेगी। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, U2 है, N2 है हमारे पास, N2 एज इट इज रहेगा। तो डायमेंशन तो क्या रहेगी, सेम, बस यहां पर हमने क्या चेंज किया है, यूनिट चेंज की है, ओके। क्या चेंज किया, सिर्फ और सिर्फ यूनिट चेंज की है। तो पावर तो हमारे पास डायमेंशन, पावर मींस डायमेंशन, डायमेंशन तो क्या रहेगी बच्चों आपकी, सेम रहेगी। फिर हमको थोड़ा सा हम इसको क्या कर देंगे, रीअरेंज कर देंगे, ताकि हम किसकी वैल्यू निकाल पाए, N2 की वैल्यू निकाल देंगे। तो यहां से N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, N2 इक्वल्स टू, N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम इस पूरे फॉर्मूले को इसको डिवाइड में लेकर के आएंगे। आगे कितना हमारे पास N1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, M1 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा हमारा, M2 आ जाएगा। और पावर क्या रहेगी, यानी डायमेंशन क्या रहेगी, डायमेंशन सेम रहेगी, डायमेंशन चेंज नहीं होगी। तो यहाँ से L1 नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास L2, और ये क्या हो जाएगी पावर B, नीचे क्या आ जाएगा फिर T1 बाई T2, और पावर क्या रहेगी C। और T1 और L1 क्या चीज है हमारे पास, देखिए सबसे पहले L1 को हमने अगर इसमें मीटर में मेजर किया था, तो L2 क्या आ जाएगा, हमने जिसको सेंटीमीटर में मेजर किया था। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, ओके। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, चीजों को कन्वर्ट कर सकते हैं, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। अभी एक एग्जांपल हमारे पास कि 1 न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना, हमको डायन में कन्वर्ट करना है। तो न्यूटन हमारे पास 1 न्यूटन किसकी यूनिट होती है हमारी, आप सभी को पता होगा बच्चों, फोर्स की यूनिट होती है। किसकी यूनिट है ये, फोर्स की। ऐसे ही डायन भी किसकी यूनिट होती है, फोर्स की। लेकिन हमारे पास जो सिस्टम ऑफ यूनिट है यहाँ पर कौन सा, SI सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, और इसमें कौन सा होता है, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, समझे। या फिर SI के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको क्या करना, हमको कन्वर्ट करना है, 1 न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना है, डायन में कन्वर्ट करना है। तो इसका जो सॉल्यूशन रहेगा क्या रहेगा, इसमें जो फिजिकल क्वांटिटी है वो तो उसका अमाउंट तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो 1 न्यूटन किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला क्या था, X इक्वल्स टू N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। तो यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हमने, 1 लिखा है, इसको न्यूटन को क्या लिखते हैं हम, N से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से N2 हमें नहीं पता, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डायन लिख देंगे, समझे बच्चों। तो आपका जो अभी इसमें काम रहेगा वो क्या काम रहेगा, N2 को फाइंड आउट करना है, और इसमें पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूटन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, डायन में। तो N2 को निकालने के लिए अभी हमने फॉर्मूला किया था, क्या फॉर्मूला था यहाँ पर, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, पावर M पावर 1, L पावर 1 और T पावर -2 रहेगी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हम N1 के प्लेस पर, N1 क्या हमारे पास 1, N1 के प्लेस पे कितना पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। और A के प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। B के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, यानी कि लेंथ की जो डायमेंशन है वो कितनी है, 1 है। और जो टाइम के लिए डायमेंशन है यहाँ पे कितनी है, -2 रहेगी। फिर साथ में हमारा जो फर्स्ट सिस्टम है, यानी कि फर्स्ट यूनिट न्यूटन है जो, उसमें मास को हम किस में मेजर करेंगे, मीटर्स में।
सॉरी ये क्या है, हाँ जी, मास को किस में मेजर करेंगे हम, किलोग्राम्स में, तो 1 kg हो जाएगा। साथ ही इसमें हम जो लेंथ है उसको किस में मेजर करेंगे, मीटर में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 मीटर हो जाएगा। उसके बाद टाइम को किस में मेजर करेंगे, इसमें सेकंड्स में मेजर करेंगे तो 1 सेकंड हो जाएगी। तो ऐसे ही अगर हम क्या बात करेंगे U2 में M2, L2 और T2 की, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, जो हमारा मास रहेगा उसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर, ग्राम्स में लिखते हैं हम 1 ग्राम, और उसके बाद लेंथ को किस में लिखेंगे हम, सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ से, और टाइम को किस में लिखते हैं हम, सेकंड्स में ही लिखते हैं, तो 1 सेकंड हो जाएगा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जो चीजें अभी कट पा रही है उसको हम कट कर देंगे, ठीक है, हमने इसको कट कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 सेकंड से 1 सेकंड का, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। तो उसके बाद क्या लिखेंगे हम, 1 kg को कैसे लिख सकते हैं हम, तो N2 इक्वल्स टू 1 kg को कैसे लिखेंगे, 1000 ग्राम डिवाइड बाय 1 ग्राम। ओके, देन सेम एज इट इज हम 1 मीटर को कितना लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर, और नीचे क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, और इसको हम कट कर देंगे ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, कितने पावर है यहाँ पर 1 2 3 4 5, जीरो कितनी रही यहाँ पे 5 जीरो रही, तो इसको क्या लिखेंगे हम 10 पावर 5। तो यही चीज हम अब किस में पुट कर देंगे, N2 की वैल्यू हम इसको इसमें पुट कर देंगे, तो क्या आएगा हमारे पास 1 न्यूटन किसके इक्वल आ जाएगा, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 पावर 5 डाइन। ओके बच्चों, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करने, ऐसे क्वेश्चन 100% आपके बोर्ड्स एग्जाम में आते हैं, सीबीएसई हो या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम हो, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन पक्का आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ऐसा ही एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1 जूल को किस में करना, हमको अर्ग में कन्वर्ट करना है। तो जूल को हम किस में लिखते हैं, एमकेएस में, अर्ग हमारे पास सीजीएस सिस्टम में रहेगा। ये क्या हमारे पास एनर्जी की यूनिट है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2 लिखेंगे, अभी हमने लिखा, तो फॉर्मूले के लिए हम क्या लिख देंगे 1 जूल इक्वल्स टू, हमने देख लिया, हमें अभी नहीं पता ये वैल्यू क्या रहेगी, इसी वैल्यू को हमको क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। तो N2 के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, ये अभी हमने देखा था, और एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो कितना हो जाएगा, M1 L2 और T माइनस 2 रहेगा। तो हमारा जो M के लिए पावर है वो कितनी हो जाएगी 1, इस पे हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, L के लिए पावर कितनी लिखेंगे यहाँ पे 2 लिखेंगे, और टाइम के लिए पावर कितनी लिखेंगे बच्चों यहाँ पे -2 लिखेंगे, ठीक है। तो फिर हम देखेंगे इसमें तो N1 ये क्या आपके पास N1, ये क्या है बच्चों आपके पास N1, यहाँ पर वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी। मास को हम किस में मेजर करेंगे, इसमें MKS में, केजी में, तो यहाँ पे 1 kg आ जाएगा, और लेंथ को किस में मेजर करेंगे हम, मीटर्स में, 1 मीटर हो जाएगा, यहाँ पर हम सेकंड्स लिखते हैं। सेम एज इट इज अर्ग के अंदर हम जो मास है उसको ग्राम्स में लिखते हैं, 1 ग्राम हो जाएगा, एज इट इज लेंथ को किस में करेंगे हम सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे ही जो हमारे पास टाइम है उसको हम सेकंड्स में मेजर करेंगे, तो ये कटेगा यहाँ से। अब केजी को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे ग्राम में, और मीटर को किस में कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में, ताकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर से जाएगा, किलोग्राम किलोग्राम से जाएगा, ठीक है। तो इसको आगे कैसे लिखें अभी हम, ये आ जाएगा 1000 ग्राम डिवाइड बाय 1 ग्राम, पावर कितनी यहाँ पे 1 रहेगी, इस पे पावर कितनी है, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर, पावर कितने बच्चे यहाँ पर 2 पावर रहेगी। तो ग्राम से ग्राम ये गया यहाँ से, तो पावर रहेगी सबसे पहले इसमें देखो 10 पावर 3, ओके, बाहर कितनी पावर 1, उसके बाद 10 पावर 2, बाहर कितनी पावर यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा 2 और 2 4 4 और 3, ये हो जाएगी हमारे पास 7, तो 10 पावर कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो 7 को आप इसमें पुट कर दोगे तो हमारे पास जूल को हमने कन्वर्ट कर दिया अर्ग में, तो क्या फॉर्मूला बन करके आएगा हमारे पास 1 जूल इक्वल्स टू 10 पावर 7 अर्ग। ओके, अभी आपके पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमारे पास ये क्या बताएगी कि जो लेफ्ट हैंड साइड की फिजिकल क्वांटिटीज है उसकी डायमेंशंस, और इक्वेशन से राइट हैंड साइड की जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी डायमेंशंस क्या रहने चाहिए इक्वल, तभी वहां पर क्या बनेगा बैलेंस बनेगा, होमोजेनिटी आएगी। समझे क्या रहेगा हमारे पास, राइट हैंड साइड की डायमेंशंस और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस क्या रहनी चाहिए, इक्वल रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। उसके बाद इस प्रिंसिपल का हम यूज कैसे करेंगे,
इसका यूज हम दो तरीके से करेंगे। पहला क्या रहेगा, हम कोई भी अगर हमारे पास रिलेशन है, फॉर्मूला है, वो सही है या फिर गलत है, उसको चेक करने के लिए इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या हमारे पास कि हमारा कुछ भी गिवन है एक फिजिकल क्वांटिटी, और वो फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, तो उनके बीच में क्या रिलेशन आ सकता है, क्या फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं, देन हम यहाँ पर यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। ओके, देखिए हमारे पास अगर एक एग्जांपल गिवन है तो इसमें v क्या रहेगी, वेलोसिटी रहेगी, u भी क्या हमारे पास वेलोसिटी, a हमारे पास एक्सेलरेशन है, t क्या हमारे पास टाइम। तो हमें किसका यूज करना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करना, ताकि इसको हम चेक कर सके कि ये जो हमने रिलेशन लिखा है, जो इक्वेशन लिखी है, वो राइट है या फिर रॉन्ग है। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ की डायमेंशन लिखेंगे। v की डायमेंशन क्या होती है हमारे पास, L1t-1 रहेगी। ऐसे ही जो v क्या हमारे पास वेलोसिटी थी, इसकी डायमेंशन भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। a की डायमेंशन क्या हमारे पास, प्लस साइन लगाएंगे यहाँ पर, a की डायमेंशन क्या होती है हमारे पास L1t-2 रहेगा, और t की डायमेंशन क्या रहती है हमारे पास 1 होती है, तो पावर कितनी यहाँ पर 2 है, तो ये t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे हमारे पास क्या रहेगा, L1t-1 इक्वल्स टू L1t-1। ओके बच्चों, साथ ही प्लस करोगे, ये प्लस पावर और ये क्या माइनस पावर एक कट हो जाएगी, तो यहाँ से कितना बचा L1। तो अब देखिए क्या यहाँ पर होमोजेनिटी है रिलेशन में, तो इसमें कितनी पावर है, L पावर 1 है और t-1 है, तो ये ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है, ये मैच हो रही है यहाँ पर दोनों। लेकिन ये हमारी डायमेंशन हमारी मैच नहीं हो रही, तो हम क्या बोलेंगे कि जो ये रिलेशन है वो क्या हमारे पास इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है ये। ठीक है, ऐसे ही हम कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो हमें इसमें चेक करना है कि ये इक्वेशन सही है या फिर गलत है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे जो डायमेंशन है ये y क्या हमारे पास, ये y रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट को किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को। a क्या यहाँ पर एम्पलीट्यूड है, ये भी क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट। और ये साइन के साथ जो भी चीज होती है वो क्या होती है, एंगल। कोस के साथ जो भी चीज रहती है वो क्या होती है हमारे पास, एंगल। तो यहाँ पर y के लिए आप क्या लिखोगे, L1 लिखोगे। तो यहाँ पर 2 की कोई डायमेंशन नहीं होती, कॉन्स्टेंट है। a की डायमेंशन क्या हो जाएगी हमारे पास, L1 हो जाएगा। और ये क्या होता है आपके पास, एंगल, ये भी क्या आपके पास एंगल। तो एंगल की कोई डायमेंशन नहीं है, ये हमने अपनी जब डायमेंशन फाइंड आउट की थी उसमें फाइंड आउट किया था। तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या रहेगी हमारी, ठीक रहेगी, करेक्ट रहेगी। ये किसकी डायमेंशन है हमारे पास, प्रेशर की। ये क्या हमारे पास प्रेशर गिवन है। और ये क्या होगा, अगर कोई क्वांटिटी या टर्म किसी दूसरी टर्म में ऐड करेंगे तो उन दोनों का क्या होना चाहिए, नेचर सेम होना चाहिए। अगर हम किसी एक टर्म को दूसरी टर्म में ऐड करेंगे तो उनका नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फोर्स को फोर्स में ही ऐड कर सकते हैं, वेलोसिटी को वेलोसिटी में ही ऐड कर सकते हैं, प्रेशर को प्रेशर में ही ऐड कर सकते हैं, वॉल्यूम को वॉल्यूम में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगर ये प्रेशर है तो a/v² भी क्या रहेगी, यहाँ पर प्रेशर ही होना चाहिए। समझे बच्चे आप सभी। तो अगर ये दोनों की डायमेंशन बराबर है तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से p डायमेंशन इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a/v²। और यहाँ पर जो v है वो वॉल्यूम है, v क्या यहाँ पर वॉल्यूम, वो आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेगा कि p क्या चीज है, a क्या गिवन है यहाँ पर। समझे आप, t क्या यहाँ पे टेम्परेचर, r यहाँ पे कांस्टेंट है। तो इसकी डायमेंशन आप कैसे लिखोगे, हमने p की डायमेंशन फाइंड आउट की थी, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा m1 हो जाएगा। l पावर कितना हो जाएगा हमारा, ये l पावर कितना हो जाएगा, -2। और पावर t कितना रहता है यहाँ पे, -2 रहता है। तो ऐसे ही आप v को क्या करोगे, v को ऊपर ले जाओगे, वॉल्यूम हमारे पास, वॉल्यूम के लिए हम क्या लिखते हैं L3, और इसमें क्या स्क्वायर है, तो किसके इक्वल आ जाएगा, a के इक्वल आ जाएगा। ओके बच्चों, तो आप इसका स्क्वायर करके अंदर लिखोगे तो ये क्या बचेगा हमारे पास, m1 बचेगा। ये कितना हो जाएगा, पावर 6 हो जाएगी, पावर 6 में 2 गई हमारे पास, 4 बचेगा। और यहाँ से कितना रहेगा, t पावर -2 रहेगा। और ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, डायमेंशन ऑफ a। ऐसे ही हम किसकी डायमेंशन निकाल देंगे, b की डायमेंशन निकाल देंगे। b क्या हमारे पास, ये क्या हमारे पास वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में से वॉल्यूम को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम। तो अगर ये वॉल्यूम है तो b क्या रहेगा हमारे पास, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। b क्या रहेगी हमारे पास, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। तो डायमेंशन ऑफ b क्या आ जाएगा हमारे पास, L3 आ जाएगा।
तो अब इन दोनों का क्या ले देंगे, प्रोडक्ट ले देंगे। फिर हम कैसे लिखेंगे, माइनस का मतलब हम इसको क्या ले जा सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं डिवाइड में। तो डिवाइड में क्या कर देंगे, यहाँ पर बी कर देंगे डिवाइड में। तो डिवाइड में जब आप बी करोगे तो बी क्या हमारे पास पावर एल क्यूब है, तो ये कट जाएगा यहाँ से। तो इसका जो रेशियो रहेगा हमारा कितना आएगा, वो m1 l माइनस वन सॉरी L1 और t माइनस टू रह जाएगा ये। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या देखते हैं कि हमारे पास f क्या फोर्स, x क्या हमारे पास डिस्टेंस और t क्या हमारे पास टाइम। a एंड b हमारे पास कुछ अननोन फिजिकल क्वांटिटीज है, तो उसको अगर हम ऐसे लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो वो बताना है। तो देखिए ये क्या हमारे पास फोर्स, तो ये पूरी क्वांटिटी, ये पूरी टर्म भी क्या रहेगी, फोर्स ही होना चाहिए। एज इट इज ये भी क्या होना चाहिए, हमारे पास फोर्स होना चाहिए, क्योंकि फोर्स को फोर्स में ही ऐड करेंगे। और साथ में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग अगर लेफ्ट हैंड साइड फोर्स है तो इस राइट हैंड साइड भी क्या रहना चाहिए, सभी के सभी फोर्स ही होने चाहिए। तो देखिए हमारे पास ए की डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ एस इक्वल्स टू ए डायमेंशन और यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड में लेकर के जाएंगे तो a डायमेंशन कितना आ जाएगा हमारे पास, डायमेंशन ऑफ फोर्स डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो फोर्स की डायमेंशन कितनी है, m1 l1 t माइनस टू रहेगी। ऐसे ही x के हमारे पास डिस्टेंस है, तो इसके लिए l पावर कितने यहाँ पे 2, तो इसको आप कट करोगे तो कितना रहेगा हमारे पास, ये m1 पावर 1 बचेगी, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा माइनस l1 और ये क्या हो जाएगा माइनस t स्क्वायर हो जाएगा। फिर ऐसे ही आप किसकी फाइंड आउट करोगे, b के लिए, तो b को हम कैसे लिखेंगे, f इक्वल्स टू b डायमेंशंस ऑफ b और डायमेंशंस ऑफ t पावर कितने यहाँ पे 1/2। इसको आप नीचे लेकर के जाओगे तो b की डायमेंशन हमारे पास कितनी आ जाएगी, f डायमेंशन डिवाइड बाय t डायमेंशन पावर कितने यहाँ पर 1/2। तो आप इसको लिखोगे, इसमें आपको क्या चाहिए, 20 स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए आपको 20 स्क्वायर। तो आप इसका क्या कर दोगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देना, स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ पे स्क्वायर, तो स्क्वायर से एक हाफ कट जाएगा, तो पावर यहाँ पे कितनी बचेगी, 1 ही बचेगी। तो इसमें हमारे पास क्या रहेगा, m1 l1 t माइनस टू और पावर कितनी यहाँ पर 2 डिवाइड बाय t1। तो पावर को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा, और लेंथ कितनी हो जाएगी, ये भी 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो नेगेटिव, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से 5 हो जाएगा ये। ओके बच्चों, अब आप क्या करोगे, दोनों का रेशियो ले दोगे, दोनों का क्या कर दोगे आप रेशियो लोगे, तो आपका जो आंसर आएगा कैसे आएगा, वो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, b स्क्वायर डिवाइड बाय a। b फॉर्मूला कितना हमारे पास m2 l2 और t माइनस 5 डिवाइड बाय ये कितना हमारे पास m1 l माइनस 1 t माइनस 2 रहेगा। तो यहाँ से ये कटेगा तो कितना बचेगा, ऊपर बचेगा हमारा 1 बच जाएगा, ऊपर m से ये कटा तो ऊपर कितना बचेगा 1 बचेगा, ये गया यहाँ से। उसके बाद ये माइनस ऊपर जाके माइनस, ये माइनस 3 हो जाएगा, ये गया यहाँ से, फिर माइनस माइनस ये कट जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा ऊपर 3 बचेगा, कितना बचेगा माइनस 3 बचेगा, ये बचेगा माइनस 3 और ये गया यहाँ से, तो ये इसकी क्या आ जाएगी डायमेंशन आ जाएगी। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम एज इट इज, ये बताना आपको। इसमें अगर ये हमारे पास एनर्जी है, ये क्या हमारे पास एनर्जी, ये क्या हमारे पास एनर्जी है, तो ये पूरी की पूरी जो टर्म है ये भी क्या होनी चाहिए हमारे पास, एनर्जी की डायमेंशन होनी चाहिए इसके पास, क्या होनी चाहिए इसके पास, एनर्जी की डायमेंशन होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऊपर वाला देखो क्या है हमारे पास, b माइनस एक्स स्क्वायर, और x के यहाँ पर डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के स्क्वायर है, तो b भी क्या होना चाहिए, डिस्टेंस का स्क्वायर ही होना चाहिए, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही सेम फिजिकल क्वांटिटी से माइनस कर सकते हैं। तो हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर, जो b की डायमेंशन हो किसके इक्वल होनी चाहिए, डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे अभी, तो जो b की डायमेंशन है वो क्या आ जाएगी हमारे पास, डायमेंशन ऑफ b l क्यूब l स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास l स्क्वायर आ जाएगा। अब देखते हैं हम a t की, तो यहां से हमें पता लगा कि e हम कैसे लिखेंगे, e की डायमेंशन क्या होती है हमारे पास m1 l2 और t माइनस 2 रहती है।
ओके बच्चों, तो यहाँ से जो पूरी टर्म की जो डायमेंशन बचेगी, वो कितने डायमेंशन बचेगी, एल स्क्वायर बचेगी, और नीचे क्या है यहाँ पर ए, और साथ में क्या है टाइम, तो ए की डायमेंशन साथ में टाइम की डायमेंशन के लिए T1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको यूज करोगे तो टी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, यहाँ से इसको आप ऊपर लेकर जाओगे, इसको डिवाइड में लेकर के आओगे एल स्क्वायर, तो जब आप नीचे लेकर के आओगे तो पावर कितनी हो जाएगी M1, और ये L2, और यहाँ से पहले था तो टी पावर कितनी बचेगी, -1 बचेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या था, इस पर 2 था और इस पर +1 था, तो माइनस हो जाएंगे। तो ये बचा हमारे पास। अब दोनों का क्या ले देंगे, हम प्रोडक्ट ले देंगे। प्रोडक्ट लिया ए एंड बी का, प्रोडक्ट ए एंड बी, ये आ जाएगा हमारे पास ए कितना, हमारे पास एल स्क्वायर, और यहाँ पे भी कितना था एल स्क्वायर, तो प्रोडक्ट लेने के बाद L4 बचेगा, नीचे कितना हो जाएगा M1 L2 T-1। अब जो कटेगा उसको कट कर देंगे, तो यहाँ से 2 पावर गई तो ऊपर कितनी बचेगी, पावर 2 बचेगी। पावर कितनी बची यहाँ पे 2, और ये कट हो जाएगा यहाँ से, ये प्लस में ऊपर जाकर किस में हो जाएगा, माइनस में M-1 हो जाएगा, और ये माइनस में ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा T+1। तो ये इसकी डायमेंशन आ जाएगी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, F का मतलब क्या है, यहाँ पे फोर्स है, V मतलब यहाँ पर वेलोसिटी गिवन है, T यहाँ पे टाइम गिवन है। ये हमने मान लिया एक फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज मान ली हमने ये, तो बताना है कि डेंसिटी का हम क्या डायमेंशन लिख सकते हैं, यानी कि डेंसिटी के लिए हमें डायमेंशन लिखना है इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड द टाइम। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, आप सभी को पता है कि अगर मुझे क्या लिखनी है, डेंसिटी को अगर मैं डी से रिप्रेजेंट करूं, इसकी डायमेंशन बतानी है, किस में बतानी है, जिसके अंदर फोर्स भी आ जाए, क्या आ जाए इसके अंदर फोर्स, और साथ के साथ क्या आ जाए इसके अंदर वेलोसिटी, और साथ के साथ क्या आ जाए इसमें टेम्परेचर भी आ जाए। लेकिन हमें इसकी डायमेंशन लिखनी है, यानी कि फोर्स कितनी बार लिखा जाए, वेलोसिटी कितनी बार लिखी जाए, और टेम्परेचर कितनी बार लिखा जाए, ये हमें बताना चाहिए, और इसी को क्या बोलते हैं हम, डायमेंशन। तो हमें नहीं पता इसको क्या मान लिया हमने, एक्स इसको मान लिया, वाई इसको क्या मान लिया हमने, जेड। अभी नहीं पता कि कितने टाइम्स लिखना हमको। तो वेलो ये क्या हमारे पास डेंसिटी, डेंसिटी का हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, ये हमने अभी किया था। तो मास के लिए हम क्या लिखते हैं M1, और वॉल्यूम के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा L पावर -3, और T की पावर कितनी रहेगी यहाँ पर 0। सेम एज इट इज फोर्स के लिए आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे, क्या होता है यहाँ पर M1 L1 T-2, और पावर कितनी यहाँ पर पावर रहेगी x। सेम एज इट इज वेलोसिटी के लिए L1 और T-1, पावर कितनी यहाँ पर y। और टाइम के लिए क्या लिखते हो आप, T ही लिखते हो, तो इसमें जो डायमेंशन रहेगी यानी पावर रहेगी, इसकी क्या रहेगी, वो z रहेगी। और अब हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आप कितना हो जाएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर x बचेगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे फिर से x, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2x हो जाएगा। सेम एज इट इज, इसको y के अंदर करेंगे तो y, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये -y हो जाएगा, और z को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो z हो जाएगा। तो जो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो हम उनको ऐसे लिख देंगे अभी। तो इसमें m मास पावर कितनी यहाँ पर x, क्या और कहीं पे मास नहीं है, तो इसमें देखो l यहाँ पे कितनी है पावर x, और कहीं पर l है, हाँ जी यहाँ पर है, तो बेस सेम है तो पावर हमने ऐड कर दी। सेम है इट, और कहाँ पर है, नहीं है। फिर टाइम के लिए देखो, टाइम के लिए यहाँ पर कितना -2x है, और साथ में और टाइम है, हाँ जी ये है -y, और कहीं पर टाइम है, हाँ जी ये कितना है +2 है यहाँ पर। तो अब क्या है यहाँ पर m पावर 1 L-3 और t पावर 0। हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में किया था कि डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में। तो अगर हम कोफिशिएंट को क्या, इनकी पावर्स को क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर x की पावर कितनी आ जाएगी, सॉरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और यहाँ पर x प्लस y किसके इक्वल हो जाएगा 3 के, क्योंकि जो लेंथ है, लेंथ की पावर क्या होनी चाहिए सेम, डायमेंशन क्या होनी चाहिए सेम। डायमेंशन का मतलब कहते हैं पावर, तो लेंथ की पावर x प्लस y है, यहाँ पे लेंथ की पावर कितनी है -3, तो आप कितना लिखोगे x प्लस y किसके इक्वल होना चाहिए यहाँ पर -3 के। हमें x की वैल्यू पता है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 -1 हो जाएगा, -4 हो जाएगा y की वैल्यू। सेम एज इट इज, ये x की वैल्यू पता लगी, y की वैल्यू सेम एज इट इज। जब हम क्या करेंगे t के लिए, t की पावर कितनी है यहाँ पर t -2x y प्लस 2, ये किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो x और y की तो वैल्यू हमें नहीं निकालनी, सॉरी हमें निकालनी नहीं, ये कितना z था, सॉरी ये कितना था यहाँ पर z, क्या था ये z था।
यहाँ पर जेड आ जाएगा ये। तो यहाँ पे 2 नहीं है, ये है। तो एक्स और वाई की वैल्यू आप सभी को पता ही है, वो इसमें पुट कर दोगे तो -2 रहेगा। इसमें कितना रहेगा, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये कितना रहेगा, प्लस जेड इक्वल टू 0। तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, जेड इक्वल टू ये कितना बचा है यहाँ पर 2 बचेगा, उसके जाकर के -2 हो जाएगा। तो हमें एक्स की वैल्यू पता लगी, जेड की वैल्यू पता लग गई। तो अब हम उसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम, इस पे लिख देंगे x के प्लेस पे कितना लिखेंगे 1 पुट करेंगे, y के प्लेस पे कितना पुट करेंगे -4 पुट करेंगे, और z के प्लेस पे क्या पुट करेंगे -2 पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। उसके बाद देखते हैं हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसमें जो p गिवन है वो क्या आपके पास लीनियर मोमेंटम, a हमारे पास एरिया है, t क्या हमारे पास टाइम। जैसे ये किया था सेम एज इट इज करना, हमको एनर्जी की क्या निकालनी है, एनर्जी की निकालनी डायमेंशन इन टर्म ऑफ लीनियर मोमेंटम एरिया एंड टाइम। तो इसको लिख देंगे हम ऐसे ही, एनर्जी के लिए हम E लिखेंगे इक्वल्स टू, हम क्या लिख देंगे मोमेंटम, और क्या लिख देंगे एरिया, और क्या लिख देंगे हम t टाइम। तो हमें नहीं पता कि x की पावर क्या होगी, सॉरी p की पावर कितनी होगी, इसको लिख दिया x, a की पावर को लिख दिया y, और z की पावर को क्या लिख दिया, सॉरी t की पावर को क्या लिख दिया हमने z लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी डायमेंशंस लिखेंगे। डायमेंशन कितनी हो जाएगी एनर्जी की हमारे पास m1 L2 और t -2 हो जाएगी। तो यहाँ से p क्या हमारे पास लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की क्या होती है हमारे पास मास इंटू वेलोसिटी, मास के लिए m1 L1 t -1 हो जाएगा ये, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर एरिया के लिए कितना हो जाएगा L2, और टाइम के लिए तो t1 ही रहेगा। पावर कितनी इसकी, पावर है यहाँ पर x पावर है, और इसमें कितनी पावर है y, इसमें कितनी पावर है z। अंदर मल्टीप्लाई करोगे x के साथ करोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, x बचेगा, कितना रहेगा यहाँ पर x आ जाएगा, साथ में इसमें भी कितना आएगा x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -x आ जाएगा। और इस पावर को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2y आ जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो z आ जाएगा हमारे पास। तो डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम। डायमेंशन का मतलब क्या होती है, पावर। तो पावर भी क्या रहनी चाहिए, सेम। तो सबसे पहले हम इसको इकट्ठा कर लेंगे। मास यहाँ पे m के लिए कोई और m है नहीं है, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ x लिखेंगे। लेंथ l, पावर कितनी यहाँ पर x, और लेंथ है यहाँ पर, हाँ जी यहाँ पर कितनी है +2y हो जाएगा, और कहीं पर नहीं। उसके बाद है t पावर कितनी यहाँ पर -x, और कहीं पर टाइम है जी, हाँ जी कितना है +z हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं m1 L2 t -2। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग पावर्स क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। पावर्स क्या रहनी चाहिए बच्चों, सेम। तो हम इसमें पुट कर देंगे x की पावर यहाँ पर कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1, x इक्वल टू 1 रख दोगे, देन x प्लस 2y किसके इक्वल पुट कर देंगे, पावर कितनी है इसकी l की 2 है, तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। x की वैल्यू हमें पता है, देन 2y इक्वल टू 2 -1 हो जाएगा यहाँ से जाकर के, देन y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। x पता लगा, y पता लगा। अब क्या पुट करोगे आप, -x प्लस z किसके इक्वल पुट कर दोगे आप, -2 के इक्वल पुट कर दोगे। तो z हमें पता है, तो -2, x की वैल्यू कितनी है -2 तक जाके प्लस हो जाएगा, तो z की वैल्यू कितनी आएगी -1 आ गई। तो आप इसमें अब कितना लिख दोगे, x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 लिखोगे, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास हाफ, तो यहाँ पे हाफ लिख दोगे, और z की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1, तो यहाँ पे -1 लिख दोगे, ओके। अभी हमें क्या करना है, फिजिकल रिलेशन फाइंड आउट करना है। किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के साथ रिलेशन क्या बन सकता है, उसके लिए एग्जांपल देखिए। अगर हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन एक सिंपल पेंडुलम, क्या गिवन हमारे पास सिंपल पेंडुलम, और इसका जो टाइम पीरियड है उसको क्या लिखा हमने t। जो टाइम पीरियड डिपेंड करता है किस किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मास पर, जिसको हमने लिखा स्मॉल m, सॉरी मास नहीं, हम क्या लेते हैं यहाँ पर लेंथ, क्या लिया हमने लेंथ पे डिपेंड करता है, और साथ में डिपेंड्स ऑन लेंथ, और साथ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस पे डिपेंड करता है। तो हमें क्या निकालना है, इनके बीच में रिलेशन निकालना है, तीनों के बीच में क्या निकालना है हमको, रिलेशन। समझे आप सभी। तो इसके लिए भी हम किसका यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं कि जो कि हमारे पास टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड करता है, वो लेंथ एल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमने क्या लिख दी एल, साथ में ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, हमने क्या लिख दिया यहाँ पर जी लिख दिया, ओके। फिर
हमें नहीं पता इसकी कितनी पावर मिलेगी, शायद ये स्क्वायर में आए, 1 में आए, कैसा भी हमें नहीं पता। साथ में इसकी पावर क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। सेम ही करेंगे जैसे हमने पहले किया था। अब हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, एक क्या आ जाएगा हमारे पास, कांस्टेंट आ जाएगा। अब इनकी डायमेंशंस लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अब हम डायमेंशन, टाइम की डायमेंशन क्या हो जाएगा हमारे पास, m तो कितना रहेगा, 0 रहेगा, l भी कितना रहेगा, 0, और t है तो t की पावर कितनी रहेगी यहाँ पे 1। कांस्टेंट के लिए डायमेंशन हम नहीं लिखते, तो l क्या हमारे पास, लेंथ, लेंथ के लिए क्या लिखेंगे, l1, पावर कितनी यहाँ पर x। सेम है जी क्या हमारे पास, एक्सलरेशन, तो एक्सलरेशन की क्या रहते हैं हमारे पास, L1t-2 रहेगा, और पावर कितनी यहाँ पर y। तो x को और y को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर x आ जाएगा, y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो y आ जाएगा, -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, -2y आ जाएगा हमारे पास। फिर हम इनको इकट्ठा कर लेंगे, इकट्ठा कैसे करेंगे हम, लेंथ है यहाँ पे भी क्या, लेंथ बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगा, सेम है जी। टाइम के लिए क्या लिखोगे यहाँ पे, -2y लिख दोगे आप, ठीक है। और फिर क्या करते हो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या बताया कि जो डायमेंशंस होते हैं वो क्या रहते हैं, सेम, और डायमेंशंस आप सभी को पता होगा क्या होती है, पावर, क्या होती है, पावर्स, पावर्स को क्या बोलते हैं, डायमेंशन। तो यहाँ पर लेंथ को देखो, क्या देखोगे, लेंथ, तो लेंथ की डायमेंशन कितनी है यहाँ पर, 0, यहाँ पे लेंथ की डायमेंशन कितनी है, x प्लस वाई, तो आप क्या लिख दोगे, x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन आई हमारे पास। उसके बाद देखो यहाँ पर -2 है और t है यहाँ पर, तो t की डायमेंशन कितनी यहाँ पर 1, तो दोनों की डायमेंशन भी क्या होनी चाहिए, सेम ही डायमेंशन होनी चाहिए हमारी। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2, सेम है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x -1/2 है तो इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस में आ जाएगी, कितना आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप यहाँ से x की वैल्यू कितना पुट कर दोगे, x की वैल्यू 1/2 पुट करोगे, इसकी वैल्यू क्या पुट करोगे, -1/2। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखोगे तो कितना आ जाएगा, t इक्वल्स टू k, हाफ का मतलब क्या होता है, रूट होता है, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ l/g। ये आपके पास रिलेशन आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन आए आपको सिर्फ और सिर्फ किस चीज का ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, क्या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की डायमेंशन को क्या रखना, आपको सेम इक्वल पुट कर देना। मास की डायमेंशन अगर इसमें है 0 तो उस साइड अगर 0 है या फिर कुछ भी है x है तो दोनों की पावर को क्या रख दोगे, 0, दोनों की पावर को क्या रख दोगे, इक्वल रख दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। कैसा भी क्वेश्चन हो सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करना, आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। तो आई होप आप सभी बच्चों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप सभी को ये कंसेप्ट समझ में आएगा। तो थैंक फॉर वॉचिंग।